The topic of this video lecture is frozen section. What is frozen section? Frozen section basically एक नाम से ही जाहिर है कि frozen उस पे जो टिश्यू का सेक्शन है उसको कहीं ना कहीं फ्रीज किया जाएगा. So जब सर्जरी हो रही होती है और जब पेशेंट्स जो हैं वो सर्जिकल बेड पे होते हैं तो उस टाइम पे उसकी सर्जरी फॉर एग्जांपल ट्यूमर की जो सर्जरी होती है उसका जो सर्जिकल टिश्यू है वो लैब में भिजवाया जाता है और उसको वहाँ पर टेस्ट किया जाता है कि ये जो इसका ट्यूमर है ये कितना मेटास्टेसाइज हुआ है और किस हद तक हमें सारी सर्जरी इस पेशेंट की रिक्वायर्ड है और इस मकसद के लिए फ्रोजन सेक्शन किया जाता है. ये एक टेक्निक है और ये बहुत ही जो नॉर्मल हिस्टोपैथोलॉजिकल प्रोसेस होता है वो कोई 24 आवर्स तक चला जाता है. सो ये जो फ्रोजन सेक्शन की टेक्निक है ये उस प्रोसेसिंग टाइम को मिनिमाइज करके जो ये रिजल्ट होता है ये कम टाइम में प्रोवाइड कर देता है. सो ये जो मशीन नज़र आ रही है दैट इज़ क्रायोस्टेट जो कि एक मशीन है जिसमें फ्रोजन सेक्शन को परफॉर्म किया जाता है. सो व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ अ फ्रोजन सेक्शन? ये एक टिश्यू का सेक्शन है जिसको माइक्रोटोम किया हुआ है और इसको यहाँ से रिमूव किया जा रहा है. So what is the definition of frozen section? Frozen section is a technique in which tissue is frozen rapidly to temperature of -20 degrees centigrade and then sections are cut on the cryomicrotome. So क्या टेक्निक है जिसमें टिश्यू को -20 डिग्री सेंटीग्रेड पे फ्रोज किया जाता है फिर उसके सेक्शन कट किए जाते हैं क्रायो माइक्रोटोम पे. जो नॉर्मल माइक्रोटोम होती है इसको माइक्रोटोम ही कहते हैं लेकिन जो ये वाली माइक्रोटोम है इसको क्रायो माइक्रोटोम कहते हैं एंड देन उसको फिर स्टेन किया जाता है. In this way, tissue can be examined microscopically within 5 to 10 minutes of its removal from the body. So, बहुत ही कम टाइम में जो टिश्यू है उसकी एग्जामिनेशन की जा सकती है विद इन फ्यू टाइम. इसके एडवांटेजेस क्या हैं? एडवांटेजेस में सबसे पहला एडवांटेजेस जो है वो यही है कि फ्रोजन सेक्शन जो है रिड्यूस द टाइम ऑफ प्रोसेसिंग फ्रॉम 18 आवर्स टू 5 मिनट्स. यानी फ़ौरन ही टिश्यू को फ्रीज किया, फ़ौरन सेक्शन कट किया और माइक्रोस्कोपी होगी. So disadvantages क्या है? It has a disadvantage that only 8 to 10 micrometer thick section can be cut and finer detail of tissue can not be examined. अब इसमें ये होता है कि जो नॉर्मली जो माइक्रोटोम होता है बहुत थिन सेक्शन काटता है जो 3 to 4 माइक्रोमीटर के सेक्शन होते हैं. बट इसमें क्या होता है, इसमें डिसएडवांटेज ये है कि जो टिश्यू के सेक्शन हैं वो 8 to 10 माइक्रोमीटर थिक काटे जाते हैं. अब उसकी वजह से क्या होता है कि जो फाइनल डिटेल्स होती हैं वो एग्जामिन्ड नहीं हो सकती. जो माइक्रोटोम है नॉर्मल वो 3 to 4 होता है और ये 8 to 10 माइक्रोमीटर का सेक्शन काटता है जो इस वजह से यहाँ पे एक डिसएडवांटेज आ जाता है. ये मशीन है जो कि शो कर रही है दैट इज़ अ क्रायोस्टेट. अब ये जो क्रायोस्टेट है यहाँ पर ये है एक मशीन और ये इस मशीन के जो इंटरनल टेम्परेचर होता है दैट इज़ -20 डिग्री सेंटीग्रेड उसको मेंटेन किया जाता है. और ये जो चीज़ है ये ब्लॉक होल्डर है इस पे ब्लॉक को अटैच किया जाता है सो दैट टिश्यू सेक्शन कैन बी कट. और ये जो है इसको रोल किया जाता है, घुमाया जाता है सो दैट जो सेक्शन है वो कट किए जा सकें और इस ब्रश से सेक्शन को रिमूव किया जाता है. फ्रोजन सेक्शन इज परफॉर्म्ड ऑन अ मशीन कॉल्ड द क्रायोस्टेट और फ्रीजिंग माइक्रोटोम. फॉलोइंग आर द सिचुएशन वेयर फ्रोजन सेक्शन आर हेल्पफुल. क्या ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर फ्रोजन सेक्शन जो हैं वो हेल्पफुल हो सकते हैं? फ्रोजन सेक्शन तब हेल्पफुल हो सकते हैं व्हेन अ रैपिड डायग्नोसिस रिगार्डिंग द बिनाइन और मैलिग्नेंट नेचर ऑफ लेजन इज रिक्वायर्ड. जब डॉक्टर को ये पता कराना होता है कि इधर ये जो लेजन है जिसकी हम सर्जरी करें ये बिनाइन है या मैलिग्नेंट है और उसके लिए ये प्रोसेस किया जाता है टू डिसाइड द एक्सटेंट ऑफ सर्जरी और किस हद तक सर्जरी रिक्वायर्ड है while the patient is still on the operating table. When study of fats, proteins or antigenic markers is required. जब फैट्स प्रोटीन्स और एंटीजेनिक मार्कर्स जो हैं वो जो नॉर्मल हिस्टोपैथोलॉजिकल एक प्रोसीजर होता है जिसमें टिश्यू प्रोसेसर में टिश्यू को प्रोसेस किया जाता है उससे वो ये चीज़ें डैमेज हो जाती हैं फिक्सेशन से क्योंकि काफ़ी हार्श प्रोसीजर होता है उसमें काफ़ी फिक्सेशन और काफ़ी टाइम के लिए होती है सो दैट उसमें ये चीज़ें हैं ये सेंसिटिव होती हैं और ये डिस्ट्रॉय हो जाती हैं. उस वजह से ये प्रोसीजर जो है उस चीज़ से प्रिवेंट करता है. When the type and nature of a tissue is to be determined in the biopsy material कि वो किस टाइप का टिश्यू है क्या उस टिश्यू की
नेचर है उससे भी हम जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। प्रिकॉशंस क्या है, जब फ्रोजन सेक्शन परफॉर्म किया जाएगा तो लैब में ऐसी क्या कंडीशंस हैं जो कि या ऐसी क्या चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान रखना चाहिए। लेबोरेटरी वर्कर्स शुड ऑलवेज बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द फ्रोजन सेक्शन बिफोर हैंड, कि जैसे ही फ्रोजन सेक्शन जो है वो फ्रोजन सेक्शन परफॉर्म करने वो किसी भी लैब में परफॉर्म करने वाले हों, तो उसमें ये होता है कि फिर लैब को बताया जाता है कि फ्रोजन सेक्शन ये हमारा जो टिश्यू है ये भेजे जाने वाला है और इसमें जो इसका फ्रोजन सेक्शन परफॉर्म करना है, और लेबोरेटरी वर्कर्स को पहले से इतला किया जाता है सो दैट वो अपनी प्रिपरेशन जो भी है वो ज़रूरी कर लें ताकि टाइम भी बच जाए। ऑल द प्रिपरेशन शुड बी completed बिफोर द अराइवल ऑफ स्पेसिमन। सो उनको मुतला करने का ये मकसद है कि जितने भी स्पेसिमन हैं वो सारे के सारे जो भी उसके लिए जो प्रिपरेशन है वो की जाए। Cryostat should preferably remain on all the time to maintain its temperature at -20 डिग्री सेंटीग्रेड। जो क्रायोस्टेट जो मशीन है उसको ऑन कर दिया जाता है क्योंकि उसका -20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर अचीव करना होता है, तो उस -20 डिग्री सेंटीग्रेड को अचीव करने के लिए उसको थोड़ा टाइम भी देना होता है। सो उसको पहले से ही ऑन करके रखना चाहिए। द टिश्यू मस्ट बी डेल्ट विद इमीडिएटली ऑन इट्स अराइवल इन द लेबोरेटरी। जो जैसे ही टिश्यू लैब में पहुंचे फ़ौरन ही उसको प्रोसेस कर देना चाहिए। प्रोसीजर क्या है? A pathologist performs a gross examination of a tissue. He then takes the representative sections. जो पैथोलॉजिस्ट है या डॉक्टर है वो क्या करेगा, जो टिश्यू आएगा उसकी क्रॉस एग्जामिनेशन करेगा कि वो टिश्यू कैसा है और उसकी क्या नेचर है और क्या उसकी मेजरमेंट्स वट। ही देन टेक्स द रिप्रेजेंटेटिव सेक्शंस, और जो उसके सेक्शंस हैं वो लिए जाएंगे। अगर कोई छोटे सेक्शंस हैं वो जो अगर वो टाइनी फ्रेगमेंट्स आए हैं तो फिर वो उसी तरह से परफॉर्म किए जाएंगे। फ्रीजिंग क्या है? टिश्यू इज प्लेस्ड ऑन मेटालिक ब्लॉक। एक मेटालिक ब्लॉक होता है उसमें टिश्यू को रखा जाता है और उसको अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ ओसीटी कंपाउंड, ऑप्टिमम कटिंग टेम्परेचर एक कंपाउंड है उसका नाम है आइसोपेंटेन। जो आइसोपेंटेन है उससे उसको कवर किया जाता है, यानी उसके ऊपर टिश्यू के ऊपर सोल्यूशन को ऐड किया जाता है। ओसीटी कंपाउंड हैज अ प्रॉपर्टी टू फ्रीज एट -20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये जो आइसोपेंटेन है इसका ये है कि जो क्रायोस्टेट का टेम्परेचर है -20 डिग्री सेंटीग्रेड, जिस तरह से एक फ्रिज का होता है, फ्रिज का जो भी टेम्परेचर होता है अगर आप उसमें जो चीज़ें रखेंगे बर्फ रखेंगे तो वो जम जाएगी। इसी तरीके से जो क्रायोस्टेट होता है उसका -20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है। टिश्यू के ऊपर जैसे आप आइसोपेंटीन का सोल्यूशन लगा के रखेंगे आइसोपेंटीन को तो टिश्यू को, तो वो फ्रीज हो जाएगा। द ब्लॉक होल्डर इज देन प्लेस्ड ओवर अ फ्रीजिंग स्टेज ऑफ द क्रायोस्टेट। फिर उसको फ्रीजिंग स्टेज जो है क्रायोस्टेट का एक होता है उस पर रखा जाएगा। एंड ग्लास डोर ऑफ द क्रायोस्टेट इज क्लोज टू मेंटेन इट्स टेम्परेचर। फिर उस मशीन को बंद कर दिया जाएगा ताकि टेम्परेचर मेंटेन रहे। ओसीटी कंपाउंड अलॉन्ग विद द टिश्यू इज फ्रोजन within 1 to 2 minutes. The door of the cryostat is open. So जल्दी से फ्रीज हो जाएगा, फिर उसको ओपन करके परफॉर्म किया जाएगा। ये है ये जो हमारे पास एक मेटालिक ब्लॉक है इसमें टिश्यू को प्लेस किया जाएगा। सबसे पहले ये टिश्यू है इसको इस पे रखा मेटालिक ब्लॉक पे, फिर उसके ऊपर एक सोल्यूशन ऐड किया जाएगा जिसको कहते हैं आइसोपेंटीन। अब आइसोपेंटीन या ओसीटी जो है ये जो ऐसा कंपाउंड है जो जिसका फंक्शन ये है कि वो -20 डिग्री सेंटीग्रेड पे फ्रीज हो जाता है। सो इस यहाँ पे टिश्यू को अप्लाई किया गया टिश्यू पे, और ये जो टिश्यू है और इसको जो है रखा गया जो फ्रीजिंग स्टेज है उसके ऊपर, जो मशीन है उसके अंदर ही एक फ्रीजिंग स्टेज होती है उस पर रखा जाता है। और जब ये रखा जाता है स्टेज पे फिर मशीन को ढक दिया जाता है यानी कवर कर दिया जाता है सो दैट जो इंटरनल टेम्परेचर है वो मेंटेन होकर ये कुछ टाइम के लिए फ्रीज किया जाता है। सो जैसे ही वो ये फ्रीज हो जाता है फिर इसको इस जो ब्लॉक होल्डर है इसको यहाँ पे लगाया जाता है स्टेज पे, और फिर जो है वो रफ सेक्शन लिए जाते हैं। सबसे पहले रफ कटिंग की जाती है, देन नीट कटिंग की जाती है। तो रफ थोड़े थिक होंगे, जो नीट कटिंग की जाएगी वो भी थोड़ी थिन होगी। और ये जो है ये एक एंटी रोल प्लेट है, एंटी रोल प्लेट लगाई जाती है सो दैट सेक्शन जो है वो कर्ल ना हो सके, दोबारा से मुड़ ना सके, ताकि स्ट्रेट सेक्शंस बन जाए। सो व्हाट इज ट्रिमिंग? ट्रिमिंग ये है कि जो एक्चुअल सेक्शन होता है जो थिन सेक्शन उससे पहले एक रफ सेक्शन कट किए जाते हैं सो दैट जो रफ है वो कटिंग से ज़रा सेक्शन हमारे जो नीट एक्चुअल सेक्शन होंगे वो नीट होंगे। तो द ब्लॉक होल्डर जो है ये ब्लॉक होल्डर था, इसको प्लेस किया जाएगा स्टेज पे। ये जो स्टेज है यहाँ पर इसको फिक्स किया जाएगा।
ब्लॉक एंड नाइफ, ये वाली है नाइफ और ये है हमारे पास एंटी रोल प्लेट। सो इसको ब्लॉक एंड नाइफ स्प्रेड विद क्रायो फ्रीजर स्प्रे टू मेंटेन द टेम्परेचर। अब इस एरिया को और जो नाइफ है दोनों पे क्रायो फ्रीजर स्प्रे भी लगाया जाएगा सो दैट ये भी टेम्परेचर जो है इनका भी ये भी फ्रीज ही हो। द ब्लॉक इज ट्रिम्ड विद कटिंग मैकेनिज्म एडजस्टेड एट 35 माइक्रोमीटर थिकनेस। सो जो हमारे पास जो ब्लॉक है उसकी रफ कटिंग होगी 35 माइक्रोमीटर थिक। व्हाट इज एंटी रोल प्लेट? ये एक एंटी रोल प्लेट है और इसमें ये है कि इस प्लेट को इसलिए रखा जाता है सो दैट जो सेक्शन आए वो रोल ना हो और उसको रोल सेक्शन जो है वो फोल्ड ना हो। सो जो स्ट्रेट हैं सेक्शंस वो हमारे जिस तरह स्लाइड होती है स्लाइड की तरह ही उस तरह के स्ट्रेट सेक्शंस हमारे पास प्रोड्यूस हों। बिफोर कटिंग द एक्चुअल सेक्शन द एंटी रोल प्लेट इज प्लेस्ड। दिस इज अ ग्लास प्लेट अप्लाइड ओवर द एक्सटर्नल सर्फेस ऑफ नाइफ। ये नाइफ है और इसके एक्सटर्नल सर्फेस के ऊपर एक प्लेट है जिसको एंटी रोल प्लेट कहते हैं। 8 to 10 micrometer thick sections are cut. In case of fatty tissue, 15 micrometer thick sections are cut. जो ट्रिमिंग थी उसमें 18 माइक्रोमीटर थे। अब ये जो है ये वाली एक्चुअल सेक्शन जो है वो 8 to 10 माइक्रोमीटर थिक सेक्शन होते हैं और अगर फैटी टिश्यू हो तो 15 तक चले जाते हैं। सेक्शंस आर ट्रांसफर्ड टू स्लाइड्स व्हिच आर देन रैपिडली टेकन टू द स्टेनिंग रैक। ये जो सेक्शन होंगे स्लाइड पे प्लेस करके स्टेनिंग के सेक्शन में ले जाके वहाँ पे एच एन स्टेनिंग परफॉर्म की जाएगी।